तो स्टार्ट करेंगे हम आज आपका फाइनल ईयर में चैप्टर है आपका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग। मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब इसको समझना आप कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो इसमें बात कर रहा है मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग की। मैं थोड़ा सा चीजें रिवाइज कराऊंगा इसमें। पहले मेटल और लाइगेंड, मेटल को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइगेंड को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और यहाँ पे अब लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन सी होती है? जो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में सारे डी ब्लॉक एलिमेंट भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ठीक है ना। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट था, डी ब्लॉक के अंदर तो सबसे लास्ट वाला ग्रुप होता है आपका, मतलब सेकंड, वो कौन सा था वो, लास्ट वाला ग्रुप जो था वो आपका जिंक, कैडमियम और Hg, ठीक है ना। जो आपका 10th ग्रुप था डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप होते हैं ना, तो उसमें जो आपका 10th ग्रुप था उसको हम बोलते थे नॉन ट्रांजिशन मेटल। यानी कि ये जो है Zn, Cd और Hg, ये तीनों एलिमेंट जो थे, ये तीनों एलिमेंट आपके डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते थे, बट इनको हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते थे। ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे ये। आपने अगर डी ब्लॉक की बात करी हो तो डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप होते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है ना। इसमें टोटल 4 सीरीज होती हैं। जो पहला सीरीज, पहला का जो वो होता है ना पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। दूसरे वाले को 4D, तीसरे वाले को 5D और चौथे वाले को 6D सीरीज। इसमें ये जो 3D सीरीज है ये आपको पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको होता है इसमें जो था, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये थर्ड ग्रुप होता है। मतलब अगर हम पूरे 18 ग्रुप की बात करते हैं तो ये आपका थर्ड होगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। बट अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में ये आपका फर्स्ट ग्रुप होगा। और ये स्टार्ट होता है कहाँ से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है ना। Zn, Cd, Hg। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि ये जो स्कैंडियम था, स्कैंडियम के अंदर जब शुरुआत होती है तो डी में, यहाँ पर डी वाले में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बोलते हैं। इसमें D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, यानी कि टोटल जो है आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। इसलिए यहाँ पर डी में जो थे वो 10 ही ग्रुप थे डी ब्लॉक के अंदर। जो D10 होता है, जब डी आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है यानी कि D10, और जब डी आपका कंप्लीटली एम्प्टी होता है यानी कि D0। तो अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 होगा। ये D0 D10 का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, मान लिया मैं इसका निकालता हूँ यहाँ पे Cr का, ठीक है। तो Cr का जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था? 24। 24 में क्या रहेगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6
कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 10 12 6 18, 3p6, फिर इसके बाद क्या आता है 3d और 4s। तो पहले 4s और फिर 3d, 4s2 और 3d, कितने बचे 2 4 10 और 10 20, d4। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये लिखा मिलता है Cr का, बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में 4 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो 4s का होगा वो डी में 4 ना होके वो एक डी में चला जाएगा। तो यानी कि ये जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला सुनना ध्यान से, ये d4 होना चाहिए था, बट ये असल में होता क्या है, ये 4s1 और 3d5 होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल था वो इस कंडीशन में यानी कि क्रोमियम के केस में वो क्या हो जाता था, हाफ फील्ड। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना कि जो क्रोमियम एलिमेंट होगा, क्रोमियम जो मेटल है उसके अंदर डी में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात देखो, जैसे डी में यहाँ पे कितने थे 4, ये तो मैंने केवल इसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि कौन से नंबर पे है। वास्तव में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Cr का वो ये होता है, बट लिखा आपको कभी कभी, मतलब लिखा नहीं, मतलब जो हम इन जनरल जो हम जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यही होता है, ठीक है ना। जो आवभाव का नियम था, इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम था वो यही था, बट उसमें जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो रियल जो सही एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका ये रहेगा। तो आपको हर एक एलिमेंट के बारे में जब भी हम ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे, देखो क्वेश्चन था ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या थे। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वे हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल से जो बनते हैं। अब एक बात समझो, यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। देखो ट्रांजिशन मेटल मैंने आपको बता दी कौन सी होती है, जितने भी डी ब्लॉक के अंदर मेटल हैं एक्सेप्ट ZnCdHg, इनको छोड़ करके वो सब के सब ट्रांजिशन मेटल है। अब ट्रांजिशन मेटल जो भी कंपाउंड बनाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स एक वर्ड है, बट कॉम्प्लेक्स का यूज हम केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स के लिए करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कंपाउंड्स, वे वे कंपाउंड्स जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स वर्ड देखो, जैसे हम कभी कभी हम रियल लाइफ में यूज करते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल का मतलब क्या होता है, जो चीजें आसान होती हैं, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो चीजें थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसीलिए जैसे कुछ कंपाउंड आपके होते थे कि मतलब मान लिया हमने कहा NaCl, ये जो आयनिक कंपाउंड है इसको आप वाटर में डिसोल्व कर दो, तो वाटर में डिसोल्व करने पे ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl-। बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखो दो वर्ड है, कुछ चीज समझना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स आयन एक तो होता है आयन और एक होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आयन से ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। कैसे बनेगा, जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल पढ़ा K4FeCN6, ये एक कंपाउंड है और इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन होता है। जो ये FeCN6 इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। क्यों बोलते थे जी कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 को, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्यों है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब हमने कहा कि FeCN6 जो था वो एक कॉम्प्लेक्स आयन था, तो इसको हमने कॉम्प्लेक्स आयन क्यों कहा, क्योंकि जो ये FeCN6 है, FeCN6 ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इसके पास यहाँ पर जो 4 है, ये 4 इसके पास माइनस का चार्ज होता है, 4 नेगेटिव चार्ज इस आयन के पास, ठीक है ना। आपने देखा होगा आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, मान लिया जैसे मैंने लिखा Al2O3, तो Al2O3 में क्या होगा, ये 2 तो ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज होता है और 3 किसके पास का होता है,
यानी कि ये इस तरह का इंटरेक्शन होता है, Al+3 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है जब ये आयंस में डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड था तो इसलिए ये आयंस में इस तरह से डिसोसिएट होता था। इसकी पहचान करने के लिए जो यहाँ पे लिखा रहता है वो तो एल्यूमिनियम के ऊपर का चार्ज होता है, और जो यहाँ लिखा रहता है वो ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसा 4 लिखा हुआ था, तो 4 जो था वो FeCN6 के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का चार्ज, यानी कि इसके ऊपर का चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन को, इसको हमने कॉम्प्लेक्स आयन क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर, इस आयन के अंदर, ये एक आयन है और आयन भी कैसा, कॉम्प्लेक्स आयन। अगर मैं इस आयन को वाटर में डिजोल्व कर दूं तो ये ना तो आयरन का टेस्ट देगा, आयरन का, और ना ही ये CN का टेस्ट देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये पहचान करना चाहूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो आयन था, इस आयन के अंदर Fe भी था, CN भी था, बट क्या ये Fe का पहचान का टेस्ट देगा, नहीं देगा। ये केवल ये केवल जो है वो एक फेरोसाइनाइड जो ये था, जो ये फेरोसाइनाइड आयन है, इसी का टेस्ट देगा बस। बाकी ना तो ये Fe का टेस्ट देगा, ना ये CN का टेस्ट देगा। टेस्ट का मतलब होता है कि इनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके अंदर ना तो CN आयन प्रेजेंट है, ना Fe आयन प्रेजेंट है। वो जो है वो एक ऐसी रिजिड स्टेट में है कि वो आयंस की फॉर्म में नहीं है। उनको आप कुछ भी करके आयंस की फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, ठीक। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कैसे जुड़े हुए होते हैं ये जो FeCN6 आयन था, FeCN6 4 नेगेटिव, इसके अंदर जो Fe था इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल, EM, ट्रांजिशन मेटल। और जो ये CN था इसको बोलते हैं हम लाइगैंड। पता होगा आप लोगों को पहले से थोड़ा थोड़ा। तो इसके अंदर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये Fe है, और इसके पास जो ये CN है, कितने CN थे, 6 CN। ये 6 CN इसको अपने लोन पेयर देते हैं, और लोन पेयर देने से ये जो है, ये जो बॉन्ड बनता है तीर वाला, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बोलते हैं सेमी कोवैलेंट बॉन्ड, सेमी कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये इसकी वजह से आयनाइज नहीं हो पाते, ये अलग अलग नहीं हो पाते। इसीलिए ये जो पूरा आयन बनेगा इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन था, ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये पूरा कंपाउंड क्या था, K4FeCN6, ठीक है। ये पूरा कंपाउंड क्या था, K4FeCN6, ये पूरा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो जी एक बात समझो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वे होंगे जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स आयंस होंगे। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आयन था वो नेगेटिव वाला था, नेगेटिव वाला। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स एनायन था, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक कंपाउंड था, ठीक। कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर प्लस वाला, यानी कि जो पहला लिखा रहता है वो वाला आपका कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स कैटायन। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैटायन भी और एनायन भी दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जिनके अंदर दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको भी हम मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बात की थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था इसमें, इसके अंदर मतलब यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स आयन था, इस कॉम्प्लेक्स आयन में ये जो ब्रैकेट लिखा रहता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक। ये जो
ट्रांजिशन मेटल थी। ये ट्रांजिशन मेटल जितने लाइगेंड के साथ जुड़ता है उनको बोलते थे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब सेकेंड ईयर में पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब एक बात और समझो, कुछ चीज ऐसी भी है जो सेकेंड ईयर की तो है बट यहाँ पे उनसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स आयन था, मतलब FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है ना, इसके बारे में हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, इसकी ज्योमेट्री वगैरह के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। FeCN6 4 नेगेटिव, तो जो ये ट्रांजिशन मेटल होती है ना, ये इसके अंदर सेंट्रल मेटल होती है, सेंट्रल मेटल। ये जो सेंट्रल मेटल है इसके इससे जो है लाइगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये जो सेंट्रल मेटल है इसमें होगा क्या कि ये जो सेंट्रल मेटल है ना, इससे तो लाइगेंड जुड़े हुए हैं, ये सेंट्रल मेटल डिसाइड करती है कि इस सेंट्रल मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री, इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम निकालते हैं, ये सब कैसे डिसाइड होता है, सेंट्रल मेटल से। तो सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेंट्रल मेटल है वो किस तरह का है, उसके पास क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको एक चीज पता होगी, आपने CN के बारे में पढ़ा होगा कि CN के पास हमेशा क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। CN के पास क्या होता था, एक नेगेटिव चार्ज। तो जो ये नेगेटिव चार्ज था इसका मतलब ये था कि CN की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती थी, -1। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगूं तो मैं क्या करूंगा, Fe और यहाँ पे जो CN था, CN की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, -1। ये 6 टाइम्स है इसका, और ऊपर जो उसके पास चार्ज होगा वो हम इधर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, ये 6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 यानी कि 6 - 4, ये 4 माइनस का है जो ऊपर था उसके। तो Fe के पास जो आया वो आया आपके पास +2, यानी कि जो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कितनी आई, +2, ठीक है। अब इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से हम इसके अंदर जो ये Fe था इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कैसे, देखो जी, जैसे कि Fe था तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2, यानी कि इसको आप Fe+2 लिखो, ठीक है। आयरन था, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, आयरन का, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर 26। हाँ जी, 26 ही होगा ना, जी सर। ठीक है। तो एक काम करो, इसको दोबारा ज्वाइन करो, एक खत्म होने वाला है सेशन, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा। सर जी आपने वो क्लास ना भेजी पिछले वाली।